तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत के गुजरात का जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था धोलावीरा, अब वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इससे और ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना, जब ये स्थल करंट में आया है मुद्दा धोलावीरा के बारे में, तो क्यों ना पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पर एक लेक्चर लिया जाए और समझा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी खोज की कहानी, कैसे उसकी खोज हुई और क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, इसी में हम धोलावीरा के बारे में भी समझेंगे। उनका रहन सहन कैसा था, आखिर वो इतने उन्नत तकनीक उनके पास कैसे थी, व्यापार वाणिज्य, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड माना जाता है। इसी टाइम पीरियड में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको परिपक्व सिंधु सभ्यता कहा जाता है और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी कालखंड के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो तरीके के साक्ष्य होते हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दोनों तरीके के साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक भी मिले हैं और पुरातात्विक भी मिले हैं। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्यों से दिक्कत यह है कि आज तक हम उस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्राक्षर लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और अभी तक हम उसको पढ़ भी नहीं पाए हैं, यही समस्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास विद्वानों ने लिखा है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिया गया है। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में होते हैं जैसे कि आपका मृदभांड हो गया, भवन हो गए, ठीक है, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, इस तरीके के पुरातात्विक साक्ष्य की मदद हमने ली है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमने ली है, जो भी इतिहास लिखा गया है वो विद्वानों के बहुमत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिस मत पे विद्वान बहुमत में थे कि हाँ इस मत के समर्थन में ज़्यादा बहुमत मिला है, तो वही मत सिंधु घाटी के इतिहास में लिया गया है। ठीक है, तो ये तो थी एक भूमिका, और ये स्रोत जो सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के स्रोत हैं वो पुरातात्विक ही हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी स्टार्ट होती है 1826 से। जी हाँ, जब 1826 में चार्ल्स मेसन महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे उनके दरबार में। ठीक है, तो रास्ते में रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट के किनारे उन्होंने अपना कैंप लगाया और वहीं पर वो रुक गए। शाम को फिर वो अपना खाना पीना खाकर टहलने के लिए निकले नदी के किनारे। तो जब वो नदी के किनारे गए तो वहाँ पर उनको कुछ प्राचीन वस्तुएं दिखी, और जब उन्होंने वो वस्तुएं देखी तो उन्होंने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो वस्तुएं अभी मेरे हाथ में हैं ये इस टाइम पीरियड की तो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है ये बहुत प्राचीन वस्तुएं हों। उन्होंने उस टाइम पे ही इस बात का अंदाज़ लगा लिया और उस बात को अपनी एक पुस्तक में मेंशन कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, बाद में इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1861 में एएसआई की स्थापना हुई, ठीक है, कनिंघम के द्वारा, और कनिंघम को वो बुक मिली थी चार्ल्स मेसन की। तो उन्होंने जो भी डाउटफुल जगह थी, ठीक है, जो वो डाउट जगह थी, तो वहाँ पे उन्होंने खुदाई का काम स्टार्ट, वहाँ पर एक सर्वेक्षण कराया। ठीक है, लेकिन कनिंघम महोदय थे तो ब्रिटिश ही, उनके माइंडसेट में यही बात थी कि भारतीय लोग तो इतने पिछड़े हैं, उनकी कोई प्राचीन सभ्यता कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फिर वो सर्वेक्षण कराना बंद कर दिया, और जो वो शोध कर रहे थे अशोक के अभिलेखों पर, तो उन्होंने भाई अपना काम जारी रखा। ठीक है, फिर 1902 में जब कर्जन का टाइम पीरियड था, उसी समय स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो जॉन मार्शल जो थे, जितनी भी डाउटफुल जगह थी फिर उन्होंने वहाँ पर सर्वेक्षण कराया और खुदाई का काम स्टार्ट कराया। ठीक है, उनके नेतृत्व में ही जो हमारे दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने 1921 में खुदाई के दौरान रावी नदी के तट पर एक हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ठीक है, देखते ही देखते 1922 में रखलदास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज कर ली। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज हुई, सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, और आज वर्तमान में अब तक अगर हम बात करें वर्तमान, तो अगर अभी हम बात करें वर्तमान में, अभी तक हमारे पास 4600 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जिसमें से जो परिपक्व स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो हैं 1028। ठीक है, लेकिन हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थल को इसमें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी नगर संरचना को जानना चाहते हैं तो आप उस नगर के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनके बारे में जान लीजिए, बाकी का ढांचा अपने आप आपको पता चल जाएगा किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है तो जाहिर सी बात है उसका तो अब नामकरण भी किया जाएगा ना। ठीक है, तो आखिर इसके नामकरण कैसे हुआ। तो देखो, नामकरण के बारे में ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर सबसे पहले हमें हड़प्पा का स्थल मिला है खुदाई में, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। पहला नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इतिहासकारों ने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, मतलब ज़्यादातर स्थल जो हैं वो सिंधु नदी के आसपास ही मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया। अच्छा, प्राचीन समय में जो भी सभ्यताएं थी ना, सभ्यताओं का विकास जो होता था वो नदियों के किनारे होता था। नदियों को सभ्यताओं का पालक कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आप आलू है आपके पास मिनरल वाटर पीने के लिए, ठीक है, आवागमन के लिए ट्रक है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप चले जाते हैं इधर से उधर। प्राचीन टाइम में आने जाने का साधन नदियाँ होती थी। ठीक है, पीने के पानी का संरक्षण किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे नदियाँ ही थी एक जरिया पीने के पानी का। ठीक है, इसलिए
तो प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे ही फलती फूलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता नाम पड़ा इसका। नेक्स्ट जो तीसरा नाम था इसका वो था सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बाद में खुदाई हुई तो कुछ स्थल जैसे हरियाणा राजस्थान के आसपास जो हमें मिले, ठीक है, वो सरस्वती नदी के किनारे भी काफ़ी सारे स्थल हमें मिले हैं, ठीक है। जो सिंधु के पैरेलल एक नदी जा रही थी सरस्वती नदी, तो उसके आसपास भी काफ़ी सारे स्थल मिले हैं। तो हमने कहा सिर्फ अब सिंधु सभ्यता कहना इसको ठीक नहीं है, अब इसका नाम होगा सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नाम है वो है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसे का ज़्यादा प्रयोग करते थे, कांसे का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया है, तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो नाम है इसका वो है नगरीय सभ्यता। जी हाँ, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है क्योंकि यह पहली नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें पक्की ईंटों का यूज हुआ है और नगरों को एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस तरीके से नामकरण हुआ था। तो अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में जो 2 स्थल इसके मिले हैं, अफगानिस्तान में हमें 2 स्थल मिले हैं, मुंडीगाक और सोलतुगई, ठीक है। बाकी मोस्टली जो स्थल मिले हैं वो हमें पाकिस्तान और भारत से मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका विस्तार देखें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर था, ठीक है। पश्चिम में था इसका बलूचिस्तान सुरका कैंडोर, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, और दक्षिण में जो था इसका दैमाबाद महाराष्ट्र में था इसका विस्तार, ठीक है। एक तरीके से त्रिभुजाकार आकृति में था इसका विस्तार, ठीक है। तो ये था हमने अभी तक हमने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, उसके स्रोत जानने के, उसका नामकरण और उसका विस्तार, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके बारे में जाना है। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी उसका नगरीकरण, उसके प्रमुख नगर के बारे में जानेंगे। फिर हम आयाम जानेंगे, जैसे आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर सबसे पहला जो हम विशेषताएं पढ़ेंगे उसमें होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर नियोजन। जी हाँ, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर सभ्यता शब्द का मैं इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ, सभ्यता का मतलब क्या होता है। देखो, सभ्यता का मतलब होता है जहाँ से हमें भौतिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, मतलब एक तरीके से भौतिक समृद्धि से, मतलब इसका अर्थ होता है एक तरीके से भौतिक समृद्धि होता है, ठीक है। सभ्यता का मतलब सभ्यता जो दिखाई दे, ठीक है, भौतिक समृद्धि से इसका अर्थ होता है। तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। जब हम नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट में हम इसको बांटते हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है वो होगा इसका संपूर्णता में नगर नियोजन, और दूसरा होगा इसका आपका नगर का आंतरिक नियोजन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बांट के पढ़ेंगे। देखो, संपूर्णता में नगर नियोजन की अगर हम जब बात करते हैं तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, ठीक है, वहाँ से 2 टीले हमें प्राप्त होते हैं। एक होता था पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला, ठीक है। पश्चिमी टीला को दुर्ग कहते थे, पूर्वी टीला को निचला नगर कहते थे, ठीक है। माना जाता है कि जो पश्चिमी टीला दुर्ग था उसमें शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, ठीक है, और निचला जो नगर था उसमें आम लोग रहते होंगे। सामान्यतः जो दुर्ग क्षेत्र होता था, ठीक है, तो वो ना दीवार से घिरा होता था चारों तरफ से दुर्ग क्षेत्र। लेकिन हमारे पास कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपका हो गया कालीबंगा। जो कालीबंगा स्थल है वो कालीबंगा का जो निचला नगर और दुर्ग क्षेत्र है, दोनों चारों तरफ से दीवार से घिरे होते थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, ठीक है, वो पश्चिमी टीला पूर्वी टीला में होता था, दुर्ग और निचला नगर में। लेकिन एक अपवाद धोलावीरा है जहाँ से हमें उत्तर से लेकर साउथ के बीच 3 डायरेक्शन इसकी मिलती हैं, ठीक है। प्रथम जो होता है वो मिलता है हमें दुर्ग क्षेत्र, फिर बीच में एक क्षेत्र मिलता है जिसको मध्यम नगर कहते हैं, ठीक है, फिर एक निचला नगर मिलता है। और धोलावीरा का जो नगर नियोजन था, ठीक है, उसका जो दुर्ग क्षेत्र और मध्यम नगर था वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इसके अलावा एक जानहोद्रो नाम का स्थल भी था जहाँ से हमें कोई भी रक्षा प्राचीर यानी कोई भी दीवार प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। ये भी एक अपवाद था। तो मोस्टली अपवाद को याद रखना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अभी जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन हम देख रहे थे मतलब एक तरीके से बाहर से हमने पूरा ढांचा बता दिया कि इस तरीके का होता है। चलिए फिर देर किस बात की, एंट्री करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में, ठीक है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में हम एंट्री करते हैं तो एक चौड़ी सड़क के द्वारा नगर में एंट्री होती है। वो चौड़ी सड़क जो होती है वो एक चौराहे पर जाकर खत्म होती है, ठीक है। उस चौराहे के बाद फिर वो जो चौड़ी सड़क होती है वो अलग अलग सड़कों में बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जब वो अलग अलग सड़कों में बढ़ती है तो सड़कों का एक जाल सा बन जाता है, शतरंजनुमा जाल बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। या हम कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, ये काफ़ी फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसका अगर आप ताज़ा एग्जाम्पल देखना चाहें तो चंडीगढ़ जो शहर है वो इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सड़कों के किनारे हमें गोल चबूतरे भी दिखाई देते हैं और प्रकाश स्तंभ भी दिखाई देते हैं। माना जाता है कि ये जो गोल चबूतरे थे, जैसे आजकल सड़कों के किनारे वेंडर शॉप दिखती हैं, शायद ये गोल चबूतरे वेंडर शॉप के लिए यूज़ होते होंगे। और रही बात प्रकाश स्तंभ की, तो आप जानते हैं कि जब सड़कों पर रोशनी करने के लिए इन प्रकाश स्तंभों का प्रयोग किया गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो सीवेज सिस्टम था वो काफ़ी बेहतर था, काफ़ी उन्नत व्यवस्था में था। सड़कों के नीचे से नालियाँ होकर गुजरती थी, ठीक है, और नालियों को साफ करने के लिए मेन होल भी लगाए गए थे ताकि उनकी अच्छे से सफाई भी की जा सके।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जल संरक्षण को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। वो जल का संरक्षण काफ़ी ज़्यादा करते थे। जहाँ आज के टाइम पे पानी की इतनी किल्लत है और पानी के लिए हो सकता है आगे युद्ध भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन सोचो हमारे प्राचीन टाइम के लोगों ने प्रा जल की एक उन्नत व्यवस्था कायम कर की थी। उन्होंने जल संरक्षण को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। जल संरक्षण के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जैसे कि उन्होंने बाँध बनाए, ठीक है? डैम वगैरह बनाए थे। अच्छा, जल संरक्षण उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि जल संरक्षण ताकि अगर बाद में पानी की ज़रूरत हो तो पानी पीने के लिए, ठीक है? कृषि के लिए। तो इस तरीके से जल के संरक्षण को काफ़ी महत्व दिया गया था सिंधु सभ्यता के लोगों ने, ठीक है? तो जैसा कि अभी हमने देखा संपूर्णता में नगरों का नियोजन, ठीक है? इससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था, काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। जी हाँ, तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि एक योजना बनाकर तैयार किया गया था। उस टाइम पर लोगों ने योजना बनाकर तैयार किया था इस शहर को। अब हम बात करते हैं उसकी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का आंतरिक नियोजन कैसा था, ठीक है? तो देखो, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी मकान होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राय मकान थे वो गलियों में खुलते थे, ठीक है? और मोस्टली जो घर बने हुए हैं वो 2 फ्लोर के बने हुए हैं, ठीक है? कई जगह सामान्यतः जो वहाँ के घर थे वो सेकंड फ्लोर में ही बने हुए थे, 2-2 फ्लोर में बने हुए थे। लेकिन हमारे पास अपवाद भी हैं, ठीक है? अपवाद तो होते ही हैं। अपवाद में हमें बनावली से 7th फ्लोर का मकान भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान होते थे उनमें आंगन भी होता था और ऊपर जाने के लिए जो वो सीढ़ी का यूज़ करते थे वो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी। लकड़ी की सीढ़ियों का यूज़ करते थे वो। खिड़कियों से ताज़ी-ताज़ी, ठंडी-ठंडी हवा आए उनके पास, इसलिए वो खिड़कियाँ भी बनाते थे, ठीक है? घर मकानों में खिड़कियाँ भी बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ भी बनाई जाती थी, ताज़ी हवा के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मकानों में ईंटों का यूज़ करते थे, वो पक्की ईंटों का यूज़ करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी ईंटों का यूज़ करते थे, वो एक माप की होती थी। यानी उस टाइम पे ज्यामिति का भी ज्ञान था लोगों को, उसके सहारे उन्होंने एक माप की ईंट बना दी थी, ठीक है? और अपवाद भी होते हैं, तो अपवाद में हमें जैसे कि कच्ची नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हमें लोथल से मिलता है। माफ़ कीजिएगा, लोथल से नहीं, कालीबंगा से हमें कच्ची नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग मिलता है। आपके एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है ये, ठीक है? जो कच्ची नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हमें कालीबंगा से मिलता है, यही अपवाद है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो पानी की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था थी, वो सार्वजनिक होती थी सर, ठीक है? वहाँ पर ये सार्वजनिक थी, पानी के लिए जगह-जगह पर कुएँ का प्रयोग करते थे लोग, ठीक है? लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद ही है, जैसे कुछ घरों से हमें घरों के अंदर से ही टॉयलेट और पानी की व्यवस्था हमें मिलती है। जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में घर के अंदर ही हमें आपका शौचालय और आपका ये पानी की व्यवस्था के लिए कुआँ का इंतज़ाम देखने को मिलता है मकान के अंदर ही, ठीक है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सार्वजनिक होते थे टॉयलेट और पानी की व्यवस्था, लेकिन मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हमें घर के अंदर से ही पानी की व्यवस्था और शौचालय का इंतज़ाम मिलता है, ठीक है? तो ये अपवाद होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के हर जगह से मतलब हर घर से हमें अन्नागार का साक्ष्य मिलता है, ठीक है? अन्नागार का मिलना यह दर्शाता है कि वहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी वो अधिशेष में थी, यानी उनके पास इतना कृषि का मटेरियल हो जाता था कि उनको सेव करने के लिए अन्नागार बनाने पड़े थे, ठीक है? तो अभी तक हमने जो देखा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था, हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्णता में नगर नियोजन और आंतरिक नगर नियोजन, ठीक है? ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप यूपीएससी के या और भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो स्टेटमेंट के रूप में भी अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो ये काफ़ी आपकी कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आयाम को पढ़ेंगे विशेषताओं में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक आयाम के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे कि ये एक नगरीकरण व्यवस्था थी, नगरीकरण, ठीक है? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर नगरीय सभ्यता है तो ज़ाहिर-सी बात है अर्थव्यवस्था तो काफ़ी उन्नत रही होगी इनकी, तभी तो एक नगरीय व्यवस्था थी। तो हम पढ़ते हैं आर्थिक आयामों के बारे में, इसके आखिर आर्थिक आयाम ऐसे क्या थे जिससे ये एक नगरीय सभ्यता बनी। जब भी हम किसी सभ्यता की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, आप भी जानते हैं। 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है? प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर हमें मिलता है कृषि, पशुपालन और खनन, ठीक है? द्वितीय क्षेत्र में होता है उद्योग और व्यापार, लेकिन प्राचीन टाइम पे हम इसको शिल्प यूज़ करेंगे क्योंकि शिल्पकार थे ना, हाथों से बनाते थे। और तीसरा होता है वाणिज्य व्यापार, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसके आर्थिक नियोजन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, अर्थव्यवस्था को जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। 2 तरीके की यहाँ पर हमें, हाँ, एक्चुअली देखिए यहाँ पर 2 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, या तो होगी अधिशेष मूलक या तो होगी निर्वाह मूलक। निर्वाह मूलक का मतलब होता है कि आपकी अगर नीड है 10,000 रुपये की और आप 10,000 रुपये ही कमाते हैं, तो आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं बस, ठीक है? इसके अलावा होती है अधिशेष मूलक। अधिशेष मूलक होती है कि आपकी नीड है 10,000 रुपये की, कमा आप रहे हैं 40,000 रुपये, यानी आपके पास अधिशेष बच रहा है। उस अधिशेष, मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये की आपकी नीड है, आप कमा 40,000 रुपये रहे हैं, तो बचा जो आपका 30,000 है, तो उसमें तो आप अपना डेवलपमेंट करेंगे ना, ठीक है? आप अच्छे नगर बनाएंगे, मतलब आप अपना अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी कार लेंगे, ठीक है? अपना जीवन यापन अच्छे से एंजॉय करेंगे उसको। तो सिंधु घाटी सभ्यता निर्वाह मूलक थी या अधिशेष मूलक, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसके आर्थिक आयाम में, ठीक है? अगर मैं कहूँ सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक क्षेत्र अधिशेष मूलक था, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो था उसका अधिशेष मूलक था, तो बिल्कुल था भाई। हमारे पास काफ़ी सारे साक्ष्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हुए, जो इस बात को दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो प्राथमिक क्षेत्र था, वो अधिशेष मूलक था। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। तो कृषि अधिशेष में हम प्राथमिक क्षेत्र में कृषि अधिशेष था, तो इसका सबसे पहला हमें साक्ष्य मिलता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि अधिशेष था, इसके हमारे पास प्रूफ है। जैसे हमें मिट्टी का हल मिला है, खिलौना, ठीक है? मिट्टी का हल मिला है। तो जब देखो दोस्तों, जब खेत को खोदा जाता है, उपजाऊ मिट्टी बाहर आती है, तो कृषि काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? जो तौवा खेत भी हमें मिला हुआ है,
जोता हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिला हुआ है, ठीक है। अच्छी किस्म के हमारे लिए यहाँ पर उत्पाद भी मिले हैं, अच्छी किस्म के उत्पाद यानी जौ हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाते हैं, यानी कृषि अच्छी स्थिति में थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कृषि अधिशेष था तो यह कैसे संभव हुआ, इतनी अच्छी कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की कैसे। तो देखो यार, अगर आपके पास स्किल्ड लोग हैं ना, मेहनती लोग हैं, और आपके पास औजार हैं, तो बिल्कुल आप कृषि अच्छे से कर सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पास स्किल्ड लोग थे, और औजार के रूप में वो कांसे के औजार बनाते थे, और जब से के औजार बनाएंगे तो अच्छे से कृषि होगी ही उनकी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी मोस्टली स्थल हैं वो नदी के किनारे थे, यानी बाढ़ग्रस्त एरिया में थे। जब भी बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आती थी, ठीक है। इससे स्किल्ड लोग क्या करते थे, कांसे के औजारों से अच्छी कृषि कर लेते थे, ठीक है। कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी रही होगी, क्योंकि हमें डैम भी मिलते हैं, जल संरक्षण के लिए कुंड भी मिलते हैं, जैसे धौलावीरा जो अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, तो वहाँ से भी तो हमें मतलब काफ़ी सारे पानी के कुंड मिले हुए हैं, ठीक है। तो सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी रही होगी इनकी। तो इसीलिए इन सब बातों से प्रूफ होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि थी वो अधिशेष में थी इनकी। तो अभी हमने बात की थी प्राथमिक क्षेत्र की, और प्राथमिक क्षेत्र में हमने पढ़ा था कृषि अधिशेष के बारे में कैसे संभव हुआ, पूरी जानकारी भी मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो कुंवर वाला बैल को माना गया है। कुंवर वाले बैल की मोहरों पर जगह जगह यूज़ किया गया है, तो कुंवर वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, हो सकता है। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे सर्वाधिक, तो पशुपालन में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु था वह था कुंवर वाला बैल, जिसका मोहरों पर काफ़ी यूज़ मिलता है। इसके अलावा एक श्रृंगी बैल भी था, क्योंकि इसका यूज़ हो सकता है मे भी धार्मिक यूज़ रहा हो एक श्रृंगी बैल का। अच्छा, कुछ पशुओं पर अभी भी विवाद है, जैसे गाय और घोड़ा थे या नहीं। तो दोस्तों देखो, अगर कुंवर वाला बैल मिला है तो गाय तो होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि गाय मदर है कुंवर वाले बैल की। हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो गाय है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया हो, लेकिन गाय तो अस्तित्व में रही होगी उस टाइम पर। और रही, अब बात करते हैं घोड़े की। देखो, घोड़े के तो हमें काफ़ी सारे साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जैसे लोथल से हमें मिले हैं और भी कई जगह से मिले हैं। लेकिन माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़ा जो था वो शायद हो सकता है जो विदेशों से आते थे व्यापार करने के लिए लोग, वो अपने साथ घोड़े को लेकर आते होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वो परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। जी हाँ, एक ऐसा टाइम, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं वो परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड था हमारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इस टाइम पीरियड की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं वो उत्तरकालीन वैदिक सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं मानते कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के भी साक्ष्य थे, ठीक है। अब देखो, परिपक्व सिंधु सभ्यता क्या होती है। परिपक्व मतलब एक टाइम पे जब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद तो ये ग्रामीण हो गई थी, पतन हो गया था इसका, तो उस टाइम पे जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए घोड़े के साक्ष्य को हम नहीं मानते, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर खनन की। तो खनन में देखो भाई, स्किल्ड लोग थे, कांसे का यूज़ करते थे, कांसा बनाते थे, वो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे, और कांसे के औजार का प्रयोग कृषि के लिए वो करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो खनन भी था उस टाइम पर। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र था वो अधिशेष में था, क्योंकि कृषि, पशुपालन, खनन काफ़ी उन्नत व्यवस्था में थे। अब दोस्तों बताइए, अगर कृषि अधिशेष है, कच्चा माल बन रहा है, तो शिल्प और व्यापार तो उन्नत व्यवस्था में होगा ना। स्किल्ड लोग भी हैं आपके पास, कच्चा माल भी है आपके पास, तो व्यापार भी होगा ही, शिल्प भी होगा ही। तो इसलिए हमें सिंडन नाम का एक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि देखो स्किल्ड लोग भी थे, और कपास का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कपास को सिंडन कहा गया है, इनका मतलब है, यानी सिंडन जो सिंध से आया है उसी को सिंडन कहा है, और सिंडन का मतलब है कपास। अलावा सूती वस्त्र उद्योग, नाव उद्योग, क्योंकि मनका बनाने के हमें साक्ष्य काफी मिलते हैं, तो आभूषण उद्योग, धातुकारी उद्योग भी हमें मिलता है देखने को। कारी उद्योग इसलिए देखने को मिलता है कि कांसे से काफी सारे औजार बनाए जाते थे जो कृषि में काम आते थे। क्योंकि मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, माता देवी की मूर्ति। पत्ते उद्योग, खिलौना उद्योग, ये सब उद्योग भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तरह तरह के बर्तन उद्योग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने लिए तो उत्पादन करते ही थे, साथ में दूसरों के लिए भी वो उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो काफी उन्नत व्यवस्था में था। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार उन्नत व्यवस्था में था, इसी यही जरिया था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विकास हुआ। ऐसे समझो आप चीज़ों को सिंपल, जब कृषि अधिशेष होगा तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, उससे कच्चा माल निकालकर एक अच्छा सा उत्पादन तैयार करेंगे। जब हमारे पास कृषि अधिशेष है, बढ़िया माल तैयार हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको बेचेंगे। देखो, घर में बेचेंगे तो 1 का 10 मिल सकता है हमें, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 का 100 भी मिल जाएगा अगर हम इसे विदेशों में बेचते हैं तो। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो विदेशों से काफ़ी बढ़िया था, ठीक है, क्योंकि इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विदेशी व्यापार था वो काफ़ी उन्नत था। कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरें हमें मिली हैं मेसोपोटामिया से, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माल पैक करके मेसोपोटामिया भेजते थे तो वो एक मोहर लगा देते थे उस पर, और वो काफ़ी सारी मोहरें में मेसोपोटामिया से मिलती हैं। एक तो साक्ष्य योग है हमारे पास। दूसरा जो साक्ष्य हमें मिलता है सारगोन का अभिलेख। जी हाँ, सारगोन का एक अभिलेख है जिसमें 3 स्थल का जिक्र है, दिलमुन, मकन और मेलुहा। तो देखो, दिलमुन, मकन और मेलुहा नामक 3 स्थल का जिक्र किया गया है सारगोन के अभिलेख में, ठीक है। दिलमुन का जो संबंध बताया गया है वो आज के बहरीन से बताया गया है। मकन का संबंध आज के ओमान से बताया गया है। और मेलुहा को जो बताया गया है वो प्राचीन सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा लोगों ने। सारगोन के अभिलेख में लिखा है कि कुछ स्थल के जहाज तो हमारे पास लगे ही रहते थे, ठीक है, जिनमें थे मेलुहा और दिलमुन, इनके जहाज तो हमारे पास लगे ही रहते थे। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध थे वो विदेशों से काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुद की एक लिपि भी थी, तो जब लिपि होती है तो लेन देन में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको भी पता है। लेन देन के लिए वो वस्तु विनिमय का यूज़ करते थे, ठीक है, मुद्रा विनिमय नहीं था उस टाइम पे, वस्तु विनिमय का ज़्यादा यूज़ होता था उस टाइम पर। तरीके से कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध थे बाहरों से वो अच्छे थे, इसलिए यह एक नगरीय सभ्यता बनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक नियोजन को भी देख लिया है। अब बचे हुए पार्ट में हम देखेंगे इसका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ठीक है, फिर हम इसके प्रमुख नगर देखेंगे विशेषता में, और फिर हम इसका पतन देखेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।